चीमा साहब ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है। बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नज़ाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, नो वी आर स्ट्रॉन्ग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो, जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खासकर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है, इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। I was surprised to get up when आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त व्हाटएवर चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना। चाइना की मोनोपोली है, वो उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका यह था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें इंटरप्शन ना हो ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स, शिपिंग ट्रेड रूट्स। मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूं यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40-40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपैंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर, सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि with this thing that India is moving rapidly towards the status of a superpower, कि अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना,
भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए, अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ, आई एम सिटिंग हियर एंड वाचिंग the weaknesses of American foreign policy, और जिस तरीके से Putin and China is abusing their American weak foreign policy, काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं, हम उसको रिटेलिएट करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जिस तरह उन्होंने 3 शिप जो है ऑलरेडी रेड सी में डिप्लॉयड कर दिए हैं यमन में, और यमन के साथ मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 इंडियन भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद देम। और मैं समझता हूं कि जिस तरह उनकी स्टेटमेंट है और 3 शिप डिप्लॉय किए हैं, दे आर मच बेटर पोजीशन देन एनीबॉडी एनी अदर कंट्री इन द रीजन मेरे ख्याल। तट साहब, आपको लगता है कि इंडियन स्ट्राइक कर सकते हैं? इंडियन जो नेवी है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, आपने स्ट्राइक करना, फायर करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो नेवीज हैं दुनिया की, वो उनका काम यही होता है पायरेसी के अगेंस्ट एंड ऑल दैट, प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो इजराइल तक मिसाइल करने की बात कर रहा है। इसके लिए करेज चाहिए, बिकॉज इंडिया अपने फुटप्रिंट से, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, जस्ट एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तो आपने किया, जैसे आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन ईयर इस तरह का रिस्क ले सकते हैं आगे से रिस्पांस में होती, फिर अगर इंडियन शिप्स पे अटैक करें तो इट विल बी समथिंग व्हिच इज विल लीड इंडिया को जो है वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगी। आप इसको किस एंगल से देखेंगे? मैं जिस मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा आइदर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काठ जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के और इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल में। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का सोमवार को खुद जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर पहुंचकर सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेना और सेना का ब्रिगेडियर सहित 3 अफसरों को हटाते हुए तत्काल पूरे मामले की जांच शुरू करना बताता है कि सैन्य नेतृत्व ने हाल की घटनाओं को कितनी गंभीरता से लिया है। पिछले सप्ताह इस इलाके में आतंकवादियों ने जिस तरह से घात लगाकर हमला किया और सेना के 4 जवानों की हत्या कर दी, वह तो असहनीय था। लेकिन उसके बाद पूछताछ के लिए उठाए गए 3 लोगों का मृत पाया जाना भी कम गंभीर नहीं था। पिछले करीब 1 साल की घटनाएं बताती हैं कि इस इलाके में आतंकवादियों की सक्रियता बढ़ी है। ऐसा लगता है कि आतंकवादियों ने इस इलाके में अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर लिया है। पिछले सप्ताह की घटना में भी यह मानने के ठोस आधार है कि आतंकवादियों को यहाँ रहने वाले कुछ लोगों की
प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद मिली है। इसमें दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों को बेहद मुश्किल हालात में अपना काम करना होता है और जितनी कुशलता से वे अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं वह सराहनीय है। लेकिन पिछले सप्ताह की घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार उनसे कुछ चूक हुई है। हालांकि मामले की जांच चल रही है, इसलिए निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी के बजाय जांच रिपोर्ट का इंतजार करना ही बेहतर होगा। ऐसे मौके पर सेना अध्यक्ष ने जहां जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए सभी चुनौतियों से दृढ़ता से निपटने के लिए उनके जज्बे की तारीफ की, वहीं यह हिदायत भी दी कि वे ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह से प्रोफेशनल रवैया अपनाएं। ये सलाह बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर अभी नाजुक दौर से गुजर रहा है। अनुच्छेद 370 के इतिहास का हिस्सा बन जाने के बाद वहां एक नया दौर शुरू हुआ है। टूरिस्टों की बढ़ती संख्या जहां लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, वहीं नौजवानों को रोजगार के मौके भी मुहैया करा रही है। ऐसे में आतंकवादी तत्व बेसब्री से असंतोष का कोई ऐसा मौका तलाश रहा है जिसका फायदा उठा सके। भूलना नहीं चाहिए कि चाहे अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो या पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता या फिर गाजा में हमास और इजराइल की जंग, कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। वजह यह है कि यहाँ से कट्टरपंथी धाराओं का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल कश्मीर के लोग ही है। इसीलिए लोगों का विश्वास बनाए रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा, चाहे सवाल सैन्य कार्रवाई की पारदर्शिता का हो या चुनावी प्रक्रिया की बहाली